हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं दीपक एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस अलार्म पर। दोस्तों, हम लोगों ने 6 यूनिट कवर कर ली है, 8, 9, 10, 11 और 12, 13। आज हम करेंगे 14 और 15 यूनिट कवर करेंगे, ठीक है। जिन यूनिटों का नाम है सागरीय तापमान, लवणता अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ओके। सागरीय तापमान, लवणता, ज्वारभाटा, धाराएं। इसके अलावा जो 15वीं यूनिट है जीवमंडल, पारिस्थितिकी तंत्र, जीवोम हो गया और या जैव भू रासायनिक चक्र, ठीक है। इनसे रिलेटेड आज अपन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चनों की संख्या होगी लगभग 50। कितने क्वेश्चन होंगे? 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। यानी कि एक यूनिट से लगभग 25 क्वेश्चन होंगे, 25 से 30, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाते हुए। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा तथा शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोगों की स्क्रीन के सामने कि महासागरों का औसत वार्षिक तापमान कितना माना गया है। महासागरों का, किनका? महासागरों का औसत वार्षिक तापमान कितना माना गया है। तो आपके सामने ऑप्शंस है 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 19.4 डिग्री सेल्सियस, इसके अलावा 16.1 डिग्री सेल्सियस, इसके अलावा 12.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इनमें से 12 नहीं है, ये 17 है। तो इनमें से बताना है आप लोगों को कि महासागरों का औसत वार्षिक तापमान कितना माना गया है। तो महासागरों का जो औसत वार्षिक तापमान माना गया है वो माना गया है 17.2। 17.2 महासागरों का औसत वार्षिक तापमान माना गया है। इसके अलावा महासागरों का वितरण भी है। उत्तरी गोलार्ध में अलग है, दक्षिणी गोलार्ध में अलग है। दक्षिणी गोलार्ध में महासागर ज़्यादा है, उत्तरी गोलार्ध में महासागर कम है। तो उत्तरी गोलार्ध में महासागर कम है, स्थल भाग ज़्यादा है, तो वहाँ का तापमान भी क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग ही अलग अलग होगा। तो पानी की प्रकृति है, जल की प्रकृति है कि वो धीरे धीरे गर्म होता है। अगर ज़्यादा पानी है तो वो कम गर्म होगा, अगर थोड़ा पानी है तो वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ठीक है, उस तापमान पर। तो इसी के अनुसार हम देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में जो औसत तापमान है वो कम मिलता है और दक्षिणी गोलार्ध में तापमान, महासागरों का वार्षिक तापमान वो कम ज़्यादा मिलता है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध का जो औसत तापमान है, औसत वार्षिक तापमान है, वो है 16.1। उत्तरी गोलार्ध में नहीं, उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा मिलता है क्योंकि धरातल है वहाँ पर। तो उत्तरी गोलार्ध का जो औसत वार्षिक तापमान है वो है 19.4 डिग्री, 19.4 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, महासागरों का औसत वार्षिक तापमान। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में स्थल की कमी है, ठीक है, इसीलिए पानी ज़्यादा है, इसीलिए पानी धीरे धीरे गर्म होता है। तो वहाँ का तापमान जो होगा, वार्षिक तापमान, वो भी क्या होगा, कम होगा। तो ये दक्षिणी गोलार्ध का औसत वार्षिक तापमान है जल का, दक्षिणी गोलार्ध का, ठीक है। आ रही है बात समझ में? इसके अलावा ये जो 15 डिग्री सेल्सियस है ये पृथ्वी का औसत तापमान माना गया है, पृथ्वी का औसत तापमान, ठीक है। कई किताबों में 14 डिग्री भी मिलेगा, ठीक है। तो पृथ्वी का औसत तापमान कितना माना गया है? 15 डिग्री सेल्सियस। उत्तरी गोलार्ध में महासागरों का औसत वार्षिक तापमान कितना है? 19.4 डिग्री। दक्षिणी गोलार्ध में औसत वार्षिक तापमान कितना है? 16.1 डिग्री। और महासागरों का औसत वार्षिक तापमान कितना है? 17.2 डिग्री सेल्सियस। तो एक का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, आप लोगों के सामने है। दोस्तों, चीज़ें समझ में आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है असत्य कथन की पहचान कीजिए। अब बताना है कि भाई असत्य कथन कौन सा है। तो सागरीय जल का तापमान गहराई बढ़ने के साथ साथ कम होता है। सही बात है, जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी सागरीय तापमान क्या होगा, कम होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो महासागरों की ऊपरी सतह पर, पानी की ऊपरी सतह पर पड़ेगी। जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी किरणों की लंबाई, जो किरणों की पहुंच है वो कम होती जाएगी और तापमान में भी क्या आती जाएगी, कमी आती जाएगी। नेक्स्ट है सागरीय जल का तापमान भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा पर तापमान, सूर्य तप अधिक प्राप्त होता है। धीरे धीरे सूर्य तप क्या होता है, कम होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी होती चली जाती है, इसीलिए भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक मिलता है सागर की सतह पर, और ध्रुवों पर कम होता चला जाता है धीरे धीरे, ठीक है। ये भी बात सही है।
सी है ऑप्शन, स्थल से घिरे हुए सागरों में तापमान कम होता है, इसे छोड़ते हैं, डी ऑप्शन पढ़ते हैं। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर प्रत्येक अक्षांश पर औसत रूप से लगभग 0.5 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी आती है। यानी कि 0 डिग्री अक्षांश से हम ध्रुवों की ओर चलेंगे 90 डिग्री अक्षांश पर, तो क्या होगा कि प्रत्येक अक्षांश को पार करने पर औसत रूप से कितने डिग्री तापमान की कमी आएगी, वो तापमान की कमी आएगी 0.5 डिग्री सेल्सियस के तापमान की कमी आएगी प्रत्येक अक्षांश पर। ठीक है, वो मध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलने पर प्रत्येक अक्षांश पर 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की कमी आएगी। ठीक है, महासागरीय सतह के तापमान में। तो ये भी बात सही है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, स्थल से घिरे हुए सागरों में तापमान ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उन सागरों में स्थल का प्रभाव भी रहता है, और स्थल क्या होते हैं, जल्दी गर्म हो जाते हैं, इसीलिए वहाँ के जो तापमान होता है, जो सागर का तापमान होता है, उसे भी क्या करते हैं, वो बढ़ा देते हैं। इसीलिए जो ऑप्शन सी है वो गलत हो गया, असत्य हो गया आप लोगों का। इसीलिए दूसरे का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा महासागरीय तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। हाँ भाई, प्रभावित करने वाला कारक नहीं है महासागरीय तापमान के वितरण को। तो पहला ऑप्शन है सूर्य की किरणों का कोण। सही बात है भाई, ये तो प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे सूर्य की किरणों में परिवर्तन आएगा, जैसे जैसे सूर्य की किरणें तिरछी होती जाएंगी, सूर्य तप का प्रभाव क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, और जैसे वैसे वैसे ही तापमान में भी कमी आती चली जाएगी। तो ये पहला कारण है जो प्रभावित करता है। अपने को पूछा गया है नहीं प्रभावित करने वाला। दूसरा है दिन की अवधि। दिन की अवधि भी प्रभावित करती है। ऐसे वर्तमान में देख लो, सूर्य की किरणें राजस्थान में धीरे धीरे क्या पड़ रही हैं, तिरछी सीधी पड़ रही हैं, तो दिन की लंबाई भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो तापमान भी ज़्यादा मिलेगा। इसीलिए दिन की अवधि भी प्रभावित करती है। जहाँ पर दिन की अवधि छोटी होती है वहाँ पर तापमान कम मिलता है, और जहाँ पर दिन की अवधि लंबी होती है वहाँ पर तापमान सर्वाधिक मिलता है। इसीलिए महासागरीय तापमान को वितरण को प्रभावित करने वाला कारक ये भी है कि दिन की अवधि भी डिपेंड करती है, कि दिन की अवधि पर भी डिपेंड करता है कि तापमान कितना ज़्यादा होगा, कितना कम होगा। ठीक है, सर्दियों में महासागरों का तापमान कम रहता है क्योंकि दिन की अवधि कम रहती है। ठीक है, इसके बाद में है स्थल एवं जल का वितरण। स्थल एवं जल का वितरण भी प्रभावित करता है। ठीक है, अगर ज़्यादा स्थल होंगे तो स्थल का प्रभाव महासागरों पर जरूर पड़ेगा और तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी, वृद्धि देखी जाएगी। लेकिन अगर आसपास कोई स्थल नहीं है और खुला महासागर है तो तापमान पर उस स्थल का प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह स्थल का प्रभाव भी महासागरों का प्रभाव स्थल पर भी पड़ता है। ठीक है, तो ये 3 कारण तो है, लेकिन कोरियोलिस बल जो है उसका महासागर के तापमान के वितरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो केवल हवा को डिफ्लेक्ट करता है। वो एक विक्षोभी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो कोरियोलिस बल बहुत कम करता तो है कि धाराओं को दूसरी तरफ मोड़ देता है, लेकिन वो धाराओं को मोड़ता है, तापमान का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो कोरियोलिस बल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। कोरियोलिस बल महासागरीय तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व में सागरीय जल का उच्चतम तापमान कहाँ पर पाया जाता है। विश्व में सागरीय जल का उच्चतम तापमान कहाँ पर पाया जाता है। तो ऑप्शन है आप लोगों के सामने, 4 ऑप्शन है। पहला है फारस की खाड़ी, दूसरा है बंगाल की खाड़ी, तीसरा है भूमध्य सागर, और चौथा है लाल सागर। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब फारस की खाड़ी जो है वहाँ का तापमान विश्व में सर्वाधिक पाया जाता है। सागरीय तापमान की बात कर रहे हैं, धरातलीय तापमान की बात मैंने कल की थी जब मैंने जो अल अजीजिया वाला क्वेश्चन पढ़ाया था। ठीक है, याद है आप लोगों को। ठीक है, तो सागरीय तापमान की जो सर्वाधिक तापमान मिलता है, उच्चतम तापमान मिलता है, वो कहाँ पर मिलता है, 35.7 डिग्री सेंटीग्रेड फारस की खाड़ी में मिलता है। इसके अलावा लाल सागर जो है, लाल सागर का तापमान मिलता है अपने लोगों को 32 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास मिलता है। लाल सागर का तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास मिलता है। इसीलिए विश्व में सागरीय जल का उच्चतम तापमान कहाँ पर मिलता है, फारस की खाड़ी। चौथे का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में तो वैसे ही तापमान कम है क्योंकि वहाँ पर नदियाँ जा करके गिरती है। ठीक है, और भूमध्य सागर वैसे तो चारों तरफ से घिरा हुआ, लेकिन उसके अंदर भी नदियाँ आकर के मिलती है, तो भूमध्य सागर में अलग अलग जगह पर अलग अलग तापमान मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, गलत की पहचान कीजिए। अब आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, आप लोगों को गलत ऑप्शन बताना है कि 0 डिग्री अक्षांश पर सक्रिय सतह का तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 0 डिग्री अक्षांश पर, ठीक है, भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री अक्षांश पर जो सक्रिय सतह है
उसका तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है आप लोगों को? 26 डिग्री सेंटीग्रेड। कभी कभी 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड मिल जाता है ये तापमान। तो ये पहला ऑप्शन आप लोगों का सही है। दूसरा है 20 डिग्री अक्षांश पर 23 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मिलता है। 20 डिग्री अक्षांश पर 23 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मिलता है। 20 डिग्री अक्षांश पर 23 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मिलता है। तो ये बात भी सही है, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा, तापमान कम होगा। इसके अलावा 40 डिग्री अक्षांश पर 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मिलता है। इसके अलावा डी ऑप्शन है 60 डिग्री अक्षांश पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है। 60 डिग्री अक्षांश पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है। तो ये बात भी सही है, क्योंकि धीरे धीरे तापमान में कमी आएगी। लेकिन ये ऑप्शन नंबर सी दे रखा है ना आप लोगों को कि 40 डिग्री अक्षांश पर 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मिलता है। ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप लोगों को 18 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, वहाँ पर 14 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मिलेगा। कितना डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मिलेगा? 40 डिग्री पर 14 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मिलेगा। तो ये ऑप्शन आप लोगों का गलत हो गया, गलत की पहचान ही करनी थी। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का कौन सा राइट हो गया? ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया आप लोगों का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, महासागरों के सतही जल एवं गहरी परतों के बीच सीमा क्षेत्र कितनी गहराई पर मिलता है? ठीक है, महासागरों की सतह हो गई एक तो, और एक हो गई गहराई। इन दोनों के बीच में जो सीमा क्षेत्र होता है, सीमा क्षेत्र, वो कितनी गहराई पर मिलता है? तो वो मिलता है लगभग 100 से लेकर के 400 मीटर तक। 100 से लेकर के 400 मीटर की गहराई तक मिलता है। सतह और गहराई के बीच का सीमा क्षेत्र कितना मिलता है? 100 से 400 मीटर, ठीक है। ये बॉर्डर निर्धारित होते हैं 100 से लेकर के 400 मीटर तक। तो छठवें का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, वह सीमा क्षेत्र जहां तापमान में तीव्र गिरावट दर्ज की जाती है कहलाती है। वह सीमा रेखा, ठीक है, यहाँ है 0, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है। वह सीमा रेखा जहां पर तापमान में तीव्र गिरावट दर्ज की जाती है क्या कहलाती है? ठीक है, यहाँ पर तापमान है, तापमान में क्या होगी? तीव्र गिरावट देखने को मिलेगी। मतलब पहले 25 डिग्री था, 25 से 20, फिर 15, फिर 10, फिर तीव्र गिरावट हो गई, ठीक है। तो उस सीमा रेखा को क्या कहते हैं? उस सीमा रेखा को देखो, ऑप्शन है पहला है हेलोक्लाइन, हेलोक्लाइन, ये आप लोग मुझे बताएंगे कि ये क्या होता है। दूसरा है आइसोक्लाइन, ये मैं बता दूंगा, आइसोक्लाइन, या फिर ये करना, क्योंकि मैंने पढ़ाई हुई है सारी चीज़ें पहले वाले वीडियोस में, तो ये भी आप लोगों को बताना। तीसरा है थर्मोक्लाइन, थर्मोक्लाइन, और चौथा है आइसोहेलाइन। आइसोहेलाइन शायद मैंने नहीं पढ़ाया। आइसोहेलाइन मैं बता देता हूँ कि आइसोहेलाइन जो समान लवणता वाले भागों को मिलाने वाली रेखा होती है उसे आइसोहेलाइन कहते हैं। जो शार्पली तापमान कम होता है, शार्पली तापमान कम होता है, ऐसे कर लो इसे, ठीक है। उस सीमा रेखा को, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उस क्षेत्र को कहते हैं थर्मोक्लाइन, थर्मोक्लाइन, उसे क्या बोलते हैं? थर्मोक्लाइन बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं उसे? थर्मोक्लाइन बोलते हैं, जहां पर तीव्र गति से तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है। अब मुझे ये बताइए इसमें से कि ऐसी कौन सी रेखा है, सीमा रेखा है, जहां से लवणता में तीव्र परिवर्तन आता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा ये क्या होता है, ये क्या होता है, और ये हाँ, ये तो मैंने बता दिया, ये क्या होता है और ये क्या होता है। इनका संबंध तो ये शायद हो गया, मुझे पता है, आप लोगों को याद आ गया होगा। लेकिन ये आइसोक्लाइन बता देना। आइसो का मतलब तो ये बता देता हूँ कि मैं सम होता है, सम होता है, बस इतना बता देता हूँ, ठीक है। चलो बता ही देता हूँ यार, आइसोक्लाइन होता है क्लाइन का मतलब क्या होता है? ढलान। क्या होता है? ढलान या प्रवणता। इनक्लाइन का नाम सुना है? क्लाइन का मतलब होता है ढलान या प्रवणता। तो समान ढलान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोक्लाइन कहलाती है। अब हेलोक्लाइन आप लोग मुझे बताना, ये तो मुझे बताना ही बताना, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो 7वें का जो राइट आंसर हो गया वो हो गया कौन सा? सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं।
दोस्तों जल्द ही 1 या 2 दिन में, या तो आज कर दूंगा मैं शाम तक, या फिर कल जो वीडियो आएगा उसके साथ मैं टेलीग्राम चैनल अनाउंस कर दूंगा। वहाँ पर आप लोगों को इन क्लासेस की PDF मिलेगी, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करने लेना और प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां कि थर्मोक्लाइन की मोटाई कितनी होती है। थर्मोक्लाइन की मोटाई कितनी होती है। तो थर्मोक्लाइन की मोटाई ध्यान रखना आप लोग 500 से 1000 मीटर। थर्मोक्लाइन की मोटाई कितनी है, 500 से 1000 मीटर। ये जल के अंदर पाई जाती है, ठीक है। 3 तरह की परतें मिलती है, ऊपरी परत थर्मोक्लाइन और तीसरी निचली परत, ठीक है। तो थर्मोक्लाइन जो है वो ऊपरी परत निचली परत और ऊपरी परत थर्मोक्लाइन और निचली परत, ठीक है। ये जो परतें हैं वो अलग अलग जगह पर, कहीं पर मिलती है कहीं पर नहीं मिलती है। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर तो ये तीनों मिलती है और बाकी जगहों पर ये नहीं मिलती, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो 8वें का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है सागरीय जल का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट सामान्य जल की तुलना में क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट यानी कि जिस पॉइंट पर पानी उबल जाता है। सागरीय जल का क्वथनांक क्या होता है। आप लोगों को एक चीज़ पता होनी चाहिए, सागरीय जल में किसकी विद्यमानता होती है, लवणता की विद्यमानता होती है। और किसी भी जल में अगर लवण मिला दिया जाएगा तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बढ़ जाएगा। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाने पर तो वो जमेगा और 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाने पर वो उबलेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, मतलब 0 डिग्री से भी नीचे जा करके वो जमता है, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है सागरीय जल का, वो होता है उच्च होता है। क्या होता है, उच्च होता है। तो 9वें का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखना इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्न में से कौन सा महासागरीय जल में लवणीय पदार्थों का मूल स्रोत नहीं है, पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए है नदियों द्वारा। सही बात है भाई, नदियां क्या करती है, सरफेस रन ऑफ के थ्रू सागरों में आकर के मिलती है और अपने साथ कई तरह के अवसाद लेकर आती है। और चट्टानें क्या होती है, चट्टानों में कई तरह के लवण भी होते हैं और वो महासागरों में चले जाते हैं। पवनों द्वारा, पवनें क्या करती है, कटाव करती है और महासागरों में जाकर के वो मिट्टी वगैरह जमा करती है, धूल वगैरह जमा करती है, तो वो भी हो गया। नेक्स्ट है वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रताग्राही। वायुमंडल में उपस्थित नमक के जो कण है वो ऊपर रहते हैं। जैसे ही बरसात होती है, बादल बनते हैं, बरसात होती है, बरसात के साथ साथ में सागरों में चले जाते हैं, तो ये भी है। लेकिन जो लास्ट वाला है ग्लेशियर्स पर मुझे ये बताइए कि ग्लेशियर्स पर नमक कहाँ से आएगा, वहां तो शुद्ध बर्फ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 10वें का वो राइट आंसर। हाँ तो दोस्तों कौन सा क्वेश्चन हो गया था, बॉइलिंग पॉइंट वाला हो गया था, इसके अलावा 10वां हो गया था। अब 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, निम्न में से कौन सा सागरीय लवणता को नियंत्रित करने वाला कारक नहीं है। भाई ऐसा कारक आप लोगों को बताना है जो सागरीय लवणता को प्रभावित नहीं करता, नियंत्रित नहीं करता, वो बताना है। वाष्पीकरण सागरीय लवणता को नियंत्रित करता है कि जहाँ पर वाष्पीकरण ज़्यादा होगा वहाँ पर लवणता अधिक मिलेगी, और जहाँ पर वाष्पीकरण कम होगा वहाँ पर लवणता कम मिलेगी। वाष्पीकरण कम मिलेगा वहाँ पर लवणता कम मिलेगी। यानी कि वाष्पीकरण ज़्यादा तो लवणता ज़्यादा, वाष्पीकरण कम तो लवणता कम। क्यों? क्योंकि जल तो बन करके वाष्प उड़ गया, बाकी उसके साथ जो लवण था वो कहाँ जाएगा, वो तो वहीं पर रहेगा ना, ठीक है। तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा जहाँ पर, वहाँ पर लवणता ज़्यादा होगी, मतलब इनमें जो समानुपाती संबंध है। इसके अलावा वाष्पीकरण कम होगा, इसका मतलब लवणता भी कम होगी, ठीक। आ रही है बात समझ में। इसके अलावा है नदियों का जल भी प्रभावित करता है। नदियों का जल क्या होता है, शुद्ध होता है, ठंडा होता है।
तो जिस भी भाग में नदियों का जल जाकर के गिरेगा वहाँ की लवणता को क्या कर देगा, कम कर देगा, क्योंकि नया पानी आकर के वहाँ पर ऐड हो रहा है। तो मान लो 10 लीटर पानी है, 10 लीटर पानी में 1 किलो नमक घुला हुआ है, ठीक है। अब उसी में क्या करोगे आप लोग, 5 लीटर पानी और डाल दोगे, तो क्या वो लवणता कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, खारापन कम हो जाएगा ना पानी का। तो इसी वजह से क्या है, नदियों का जल क्या करता है, लवणता को नियंत्रित करता है। इसके अलावा वर्षा, वर्षा भी नियंत्रित करती है। जहाँ पर वर्षा कम होगी वहाँ पर लवणता अधिक मिलेगी, जहाँ पर लवणता अधिक वर्षा अधिक होगी वहाँ पर लवणता कम मिलेगी, क्योंकि ऊपर से जो शुद्ध जल है वो आकर के उसमें मिल जाएगा, इसी कारण लवणता कम हो जाएगी। ये भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में ऐसा देखने को मिलता है, क्योंकि जो सतह का जो लवणता है वहाँ पर वो कम मिलती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वर्षा हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा है महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं भी नियंत्रित करती हैं। किसी भाग में लवणता ज़्यादा है तो महासागरीय धारा अगर उस लवणता को लेकर के बिना लवणता वाली जगहों पर जाएगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, लवणता अधिक हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? ठीक है। इसके अलावा जो ऑप्शन नंबर ई है आप लोगों का, मछलियों की उपलब्धता, उससे लवणता का कोई फर्क नहीं पड़ता, मछलियाँ हो चाहे ना हो, लवणता तो होगी, ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ई है वो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा कि मछलियों की उपलब्धता लवणता को नियंत्रित नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ते क्रम में समुद्री जल में विद्यमान लवणता के प्रतिशत को दर्शाता है। बढ़ते क्रम में बताना है, मतलब सबसे कम लवण कौन सा है और सबसे अधिक लवण कौन सा है, ठीक है। तो सबसे अधिक लवण है सोडियम क्लोराइड, उसके बाद में है मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर उसके बाद में है मैग्नीशियम सल्फेट और उसके बाद में है कैल्शियम सल्फेट। ये तो घटते हुए क्रम में हो गए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो घटते हुए क्रम में है, लेकिन अपने को पूछा क्या है, बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते क्रम में बताना है कि मतलब सबसे कम कौन सा है और सबसे अधिक कौन सा है। तो सबसे कम देखिए यहाँ पर है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट कम है, उसका प्रतिशत है 3.4%। इसके अलावा नंबर 2 है मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट का जो प्रतिशत है वो 3.7% है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में बताना है। तीसरा है मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका प्रतिशत है 10.9%। और इसके बाद में है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। और सागरीय लवणता में, सागरीय जल में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, और वो पाया जाता है 77% पाया जाता है। तो अपने को बताना था छोटे से बढ़ते हुए क्रम में, तो ऑप्शन नंबर डी अपना 12वें का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखना है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समुद्री जल में अधिक लवणता के लिए जिम्मेदार है। तो भाई युग्म है, उसके लिए बताना है कि कौन सा युग्म ऐसा है जो समुद्रों में क्या करता है, लवणता को अधिक बनाता है, लवणता के अधिक होने के लिए जिम्मेदार है, उत्तरदायी है। तो वो कौन सा है, तो देखिए उच्च वाष्पीकरण, सही बात है, मैंने बताया था जहाँ पर वाष्पीकरण ज़्यादा होगा वहाँ पर लवणता भी अधिक मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न तापमान, निम्न तापमान नहीं भाई, तापमान ही निम्न होगा तो वाष्पीकरण उच्च कहाँ से होगा, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा है ऑप्शन नंबर बी है उच्च वर्षा, मैंने बताई थी जहाँ पर उच्च वर्षा होगी वहाँ पर लवणता कम मिलेगी, क्योंकि वर्षा का शुद्ध जल आकर के मिल जाएगा, तो इसमें ये गलत हो गया। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर सी कि निम्न वर्षा, सही बात है, निम्न वर्षा होगी मतलब लवणता उच्च होगी। इसके अलावा उच्च वाष्पीकरण, वाष्पीकरण उच्च होगा इसका मतलब लवणता भी उच्च होगी। इसके बाद है उच्च तापमान, तापमान उच्च होगा तो वाष्पीकरण उच्च होगा, और वाष्पीकरण उच्च होगा तो लवणता भी अधिक मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 13वें का वो राइट है कि ये सारे जो समूह है, तीनों समूह है, ये जो समूह है तीसरा ऑप्शन, इसमें जितने भी तत्व हैं वो तत्व, ये फोन कॉल्स बहुत आते हैं यार। 13वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के सामने, देखिए इसे, क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के सामने कि महासागरों में सर्वाधिक लवणता कहाँ पाई जाती है।
ऐसे कौन से अक्षांश है, कौन से देशांतर है, कौन सी जगह है जहाँ पर लवणता सर्वाधिक पाई जाती है? तो देखिए पहला ऑप्शन 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांशों की बात हो रही है, ठीक है। 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के पास क्या लवणता यहाँ पर सर्वाधिक पाई जाती है? सही बात है, यहाँ पर लवणता सर्वाधिक पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण की क्रिया यहाँ पर सर्वाधिक होती है और भूमध्य रेखा पर वाष्पीकरण भी ज़्यादा होता है लेकिन वर्षा हो जाती है वहाँ पर, तो इसीलिए वहाँ पर लवणता नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पर वर्षा अधिक नहीं होती और वाष्पीकरण भी अधिक होता है, तो लवणता यहाँ पर सर्वाधिक मिलेगी उत्तरी अक्षांशों में, ठीक है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर बी देखिए, 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये भी बात सही है। 10 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर भी लवणता ज़्यादा मिलेगी क्योंकि वहाँ पर भी वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, ठीक आ रही है बात समझ में? तो ए और बी, ये भूमध्य रेखा है, ऑप्शन नंबर सी क्या है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर मैंने बताया था कि भूमध्य रेखा पर क्या होती है? वर्षा ज़्यादा होती है, इसीलिए वहाँ पर जो लवणता होगी वो कम होगी क्योंकि वर्षा का मीठा जल उसमें मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए व बी अपन लोगों का सही है, इसीलिए 14वें का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा कि ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 14वें का डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है आप लोगों के सामने कि गलत की पहचान कीजिए। आप लोगों को गलत बताना है कि कौन सा गलत है। तो गलत है, पहले देखिए आप लोग, वॉन झील, वॉन झील में लवणता बताई गई है यहाँ पर 230 पीपीटी, मृत सागर में लवणता बताई गई है यहाँ पर 330 पीपीटी, ग्रेट साल्ट लेक में बताई गई है 220 पीपीटी। इसके अलावा ऑप्शन नंबर डी जो है वो है ए और बी दोनों, ठीक है। गलत की पहचान बतानी है। तो वॉन झील की जो लवणता है, टर्की में है वॉन झील, और इसकी जो लवणता है वो है 330 पीपीटी, 330 पीपीटी, मतलब पार्ट पर 1000। लवणता को मापा जाता है पार्ट पर 1000, प्रति हजार में मापा जाता है, ठीक है। इसमें मापा जाता है प्रति हजार में मापा जाता है, ठीक है। यानी कि प्रति 1000 ग्राम पर कितना प्रतिशत उसमें लवण मिल रहा है। तो औसत लवण कितना हो गया? 35 प्रति 1000 मिलता है औसत लवणता, ठीक है। याद रखना, मैं बता चुका हूँ, पहले वाले जो क्वेश्चन आंसर करवाए हैं मैंने उसमें अच्छी तरह मैंने करवाए जब ऐसी लवणता के क्वेश्चन आए थे, ठीक है, उस टाइम पर। मृत सागर में जो लवणता है वो मिलती है अपन लोगों को 230 पीपीटी, 230 पीपीटी कितनी मिलती है? 230 पीपीटी। इसीलिए जो पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए वो भी गलत है और मृत सागर में है वो ऑप्शन नंबर भी गलत है, क्योंकि इनकी जो पीपीटी है वो अदला बदली कर दी है ऑप्शन के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए ए और बी दोनों क्या हो गए? गलत है। ये जो मृत सागर है, वॉन तो क्या यहाँ पर है? टर्की में है। वॉन झील कहाँ पर है? टर्की में है। मृत सागर है जॉर्डन व इजराइल की बॉर्डर पर, जॉर्डन व इजराइल की बॉर्डर पर है। इसके अलावा ग्रेट साल्ट लेक, इसकी पीपीटी कितनी है? 220 पीपीटी है, और ये ग्रेट साल्ट लेक मिलती है अपने यूएस में। कहाँ पर मिलती है? यूएस में। आ रही है बात समझ में? ठीक है। तो 15वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा कि ए और बी दोनों गलत हैं, ठीक है। 16वें का राइट आंसर देखते हैं, 16वां देखते हैं, 16वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आप लोगों के सामने कि असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन बताना है। पहला कथन है हिंद महासागर की औसत लवणता, हिंद महासागर की औसत लवणता प्रशांत महासागर की औसत लवणता से, प्रशांत महासागर की औसत लवणता से अधिक है। तो देखते हैं हिंद महासागर की औसत लवणता, देखते हैं वो है 34.76 प्रति हजार, और प्रशांत महासागर की औसत लवणता है 34.72 प्रति हजार, 34.72 प्रति हजार। तो ये क्या कह रहा है कि हिंद महासागर की औसत लवणता, हिंद महासागर की औसत लवणता प्रशांत महासागर की औसत लवणता से अधिक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है आप लोगों का। बताना क्या है? असत्य कथन बताना है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, अटलांटिक महासागर की औसत लवणता। अब अटलांटिक महासागर की औसत लवणता देखते हैं। अटलांटिक महासागर की औसत लवणता कितनी है? वो है आप लोगों की 35.67, 35.67 प्रति हजार, ठीक है। तो अब इसमें क्या बताया गया? अटलांटिक महासागर की औसत लवणता हिंद महासागर की औसत लवणता से कम है। हिंद महासागर की औसत लवणता से कम है क्या?
नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका असत्य हो गया। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, बंगाल की खाड़ी की औसत लवणता अरब सागर की औसत लवणता से कम है। ये बंगाल की खाड़ी हो गई और ये अरब सागर हो गया। बंगाल की खाड़ी की जो औसत लवणता है वो 30/1000 है, ठीक है। इसके अलावा जो अरब सागर की औसत लवणता है वो है 36/1000, ठीक है। बंगाल की खाड़ी की सही बात है भाई, बंगाल की खाड़ी की लवणता अरब सागर की लवणता से कम होगी। क्यों? क्योंकि बंगाल की खाड़ी में नदियां सर्वाधिक गिरती है और जहां पर नदियां सर्वाधिक गिरती है वहां पर लवणता क्या हो जाती है, वो अपने आप ही कम हो जाती है। तो ये ऑप्शन नंबर सी भी आप लोगों का सत्य है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी है कि सामान्यतः महासागरों में जो तत्व 1 ppm से कम पाए जाते हैं उन्हें ट्रेस एलिमेंट कहा जाता है। जो भी तत्व 1 ppm से कम मिलता है, ppm, ठीक है, मतलब जिन तत्वों की मात्रा जल के अंदर 1000 ग्राम में 1 ppm से भी कम पाई जाती है, 1 ग्राम से भी कम पाई जाती है, उन्हें क्या बोलते हैं, ट्रेस एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेस एलिमेंट। ये बात आप लोग याद रखना, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आप लोगों का डी भी सही है। डिटमार महोदय ने बताए थे महासागरीय जल में 47 खनिज तत्वों की पहचान की थी, जिनमें से 7 तत्व मुख्य बताए थे उन्होंने। कितने बताए थे? 7 तत्व मुख्य बताए थे। वो 7 तत्व मुख्य तत्व बताना है, ठीक है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो इसी के अनुसार आप लोगों का 16वें का जो राइट आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर बी हो गया। बी ऑप्शन असत्य है, ठीक है, इसमें याद रखिएगा, ठीक है। 7 बता देता हूँ। जो डिटमार महोदय ने 47 बताए थे उनमें से 7 मुख्य हैं, महत्वपूर्ण हैं, वो आप लोग याद रख लेना। नंबर से याद रखना, सबसे ज़्यादा से सबसे कम की ओर चलेंगे, सबसे ज़्यादा से कम की ओर चलेंगे। तो पहला है, सबसे ज़्यादा है, वो है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये सबसे ज़्यादा मिलता है भाई महासागरीय जल में, ठीक है। इसके अलावा नंबर 2 है मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। नंबर 3 पर है, ज़्यादा से कम की ओर चल रहे हैं। नंबर 3 है मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। इसके अलावा नंबर 4 है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। याद रखिएगा, इनकी जो क्रम है इनका, उनको याद रख लेना। उनके अनुसार कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वो आप लोगों को सॉल्व करने में आसानी रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 नंबर का है, वो है पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। 6 नंबर पर है आप लोगों के पास, वो है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। इसके अलावा नंबर 7 पर है आप लोगों के पास कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम ब्रोमाइड। ये 7 तत्व आप लोग याद रखना, इनका जो ऑर्डर है वो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ब्रोमाइड, ये याद रखना है। तो 16वें का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आप लोगों के सामने कौन सा है? बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है आप लोगों के सामने, महासागरीय जल में ज्वार उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? तो ज्वार उत्पन्न होने का मुख्य कारण पूछा है आप लोगों से। आप सब लोगों को पता है कि चंद्रमा का क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। और यही क्या है? आप लोगों का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। पवनों के कारण लहरें बनती है, ज्वार नहीं बनते। भूकंपीय तरंगों के कारण सुनामी बनती है, ज्वार नहीं बनते, ठीक है। पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल भी ज्वार के लिए जिम्मेदार है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है? मुख्य, क्या पूछा गया है? मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण क्या है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। इसके अलावा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल भी ज्वार उत्पन्न करने में
हेल्प करता है। ठीक है, तो 17वें का ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है। ये देखो भाई 18वां जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं ज्योग्राफी से, वर्ल्ड ज्योग्राफी से इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं, हर कंपटीशन में एग्जाम में आ रहे हैं। और आप लोग तो ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट से हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आना अनिवार्य रूप से आप लोगों को याद रखना है, करना ही करना है। ठीक है, तो अनुक्रम बताना है। तो पहला देखिए ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी विषुवत रेखीय, पहले उत्तरी विषुवत रेखीय चलती है। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक में, उसके बाद में कैलिफोर्निया, ना भाई कैलिफोर्निया तो प्रशांत महासागर में, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा है उत्तरी विषुवत रेखीय, अपन लोगों ने पढ़ ली। दूसरा है उसके बाद में दक्षिणी विषुवत रेखीय, दक्षिणी विषुवत रेखीय, ये दक्षिणी विषुवत रेखीय यानी दक्षिणी विषुवत रेखीय। ठीक है, उसके बाद में है बेंगुएला, ये तो बेंगुएला तो इधर आ गई, और ये ब्राज़ील आई, तो क्रम नहीं बन रहा। ठीक है, उसके बाद में गल्फ स्ट्रीम, फिर उत्तरी अटलांटिक, फिर उत्तरी विषुवत रेखीय, ये बीच में आ गया, तो क्रम टूट गया। तो पूछा क्या है अपन लोगों को, क्रम वाइज से पूछाएगी कि पहली कौन सी आएगी, यहाँ पर कौन सी आएगी, उसके बाद में यहाँ पर कौन सी आएगी, उसके बाद में यहाँ पर कौन सी आएगी, उसके बाद में यहाँ पर कौन सी आएगी। ठीक है, ये जायर्स का निर्माण पूछना है आप लोगों को, अनुक्रम पूछा है। तो सबसे पहले ये आ गई उत्तरी विषुवत रेखीय, ये आ गई गल्फ स्ट्रीम, ये आ गई उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट, और ये आ गई कनारी। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए आप लोग, क्या यही है, ऑप्शन नंबर डी यही है। तो 18वें का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, विषुवतीय प्रतिधारा की औसत गहराई। विषुवत रेखियों में धारा चलती है, उत्तरी विषुवतीय रेखीय धारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा, लेकिन इन दोनों धाराओं की दिशा के विपरीत एक धारा और चलती है, विषुवत रेखीय प्रतिधारा। प्रतिधारा कौन सी धारा, प्रति मतलब विपरीत धारा। ठीक है, रेखाओं के विपरीत चलती है। ठीक है, तो उसकी गहराई पूछी है, तो उसकी गहराई आप लोग याद रखना ना, 100 मीटर, 100 मीटर है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दोबारा पूछा जा सकता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19वां का जो राइट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, समुद्री लहरें निम्नलिखित में से कहाँ से ऊर्जा प्राप्त करती है। समुद्री लहरें कहाँ से ऊर्जा प्राप्त करती है, तो क्या सौर प्रणाली से लहरें ऊर्जा प्राप्त करती है। पानी गर्म हो गया और उसे ऊर्जा मिल गई, ना भाई। दूसरा है गर्म पानी का चश्मा, कोई भी चश्मा काम में नहीं आता वहाँ पर। नदी जल, नदी तो नदियों में चलती है। लास्ट जो ऑप्शन है 20वें का ऑप्शन नंबर डी, कि बहती हवाएं या बहती पवनें या प्रचलित पवनें, ये क्या करती है, समुद्री लहरों में ऊर्जा उत्पन्न करती है। जितनी धीमी पवन चलेगी लहर भी उतनी धीमी चलेगी, जितनी अधिक तेज पवन चलेगी लहर भी क्या होगी, उतनी ही बड़ी बनेगी और उतनी ही तेज चलेगी। इसीलिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है, उन्हें बहती हवाओं से मिलती है। 20 का ऑप्शन इसीलिए क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, अभिकथन है और कारण है। पहले अभिकथन दिया गया है, फिर कारण दिया गया है। पहले अभिकथन पढ़ेंगे, फिर उसका कारण जानेंगे, तो क्या एक दूसरे से रिलेटेड है ये भी पता लगाना है। कि पृथ्वी पर आने वाले ज्वार का अधिकतम प्रतिशत सूर्य की तुलना में चंद्रमा उत्पन्न करता है। सही बात है भाई, पृथ्वी पर जो भी ज्वार आता है ना, उस पर ज़्यादा प्रभाव, वो किसका ज़्यादा प्रभाव रहता है, चंद्रमा का ज़्यादा प्रभाव रहता है। अब आप लोग कहोगे कि सर सूर्य बड़ा है, सूर्य बड़ा है, लेकिन सूर्य क्या है, पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, याद रखना इस चीज़ को। और चंद्रमा बहुत कम। ठीक है, चंद्रमा तो पास में ही है, तो ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ेगा भाई, मुझे ये बताइए आप लोग। उदाहरण कोई अच्छा सा देता हूँ, वैसे मेरे को उदाहरण याद आ रहा था लेकिन यहाँ क्लास में बता नहीं सकता वो उदाहरण, चलो मैं बता देता हूँ। कोई लड़की आपसे 100 मीटर दूर खड़ी है और कोई लड़की आपसे 10 मीटर दूर खड़ी है, तो आप पर प्रभाव किसका ज़्यादा पड़ेगा, कि आप 10 मीटर वाली को देखोगे या आप 100 मीटर वाली को देखोगे। ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों पर 10 मीटर दूर जो है उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, वो आपको आकर्षित ज़्यादा करेगा। लड़का हो या लड़की हो, कुछ भी देख लो। तो इसी तरह चंद्रमा का प्रभाव भी पृथ्वी पर ज़्यादा पड़ता है, गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा पड़ता है। इसीलिए
पृथ्वी पर आने वाले ज्वार का अधिकतम प्रतिशत सूर्य की तुलना में चंद्रमा उत्पन्न करता है। सही बात करें, यह बात है सही भाई, अभिकथन सही हो गया। नेक्स्ट है चंद्रमा की तुलना में सूर्य पृथ्वी के अधिक समीप है। चंद्रमा की तुलना में सूर्य पृथ्वी के अधिक समीप है ना भाई, सूर्य पृथ्वी के अधिक समीप नहीं है, चंद्रमा पृथ्वी के अधिक समीप है। इसका मतलब अभिकथन सत्य हो गया और कारण इसका गलत है। इसीलिए आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 21वें का, कि हाँ भाई और ए सही है और आर गलत है। ठीक है, तो 21वें का राइट आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। मुझे भाई यही उदाहरण दिखा तो मैंने यही उदाहरण बता दिया, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा, लड़कों को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। गलत सुमेलित की पहचान कीजिए। गलत सुमेलित बताना है भाई, ठीक है। हिंद महासागर में क्या चलती है, मानसून ड्रिफ्ट चलती है। सही बात है भाई, जब मानसून आता है तो इनकी जो दिशा हो जाती है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर आ जाती है, लेकिन जब मानसून लौटता है तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर आ जाती है। तो मानसून ड्रिफ्ट कहाँ चलती है, हिंद महासागर में चलती है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, उत्तरी प्रशांत महासागर में चलती है क्यूरोशियो धारा। ठीक है, जब उत्तरी विषुवतरेखीय धारा, प्रशांत महासागर की बात कर रहा हूँ, उत्तरी प्रशांत महासागर में उत्तरी विषुवतरेखीय धारा जब फिलीपींस द्वीप के पास जाकर के दो भागों में बंटती है तो ऊपर की तरफ जापान के पूर्व में चलती है। जापान के पूर्व में चलती है ये क्यूरोशियो धारा के नाम से। किसके नाम से चलती है, क्यूरोशियो धारा के नाम से चलती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी भी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है, दक्षिणी प्रशांत में चलती है एल नीनो। पेरू की धारा के विपरीत चलती है ये धारा। पेरू की धारा ठंडी धारा है और एल नीनो एक गर्म धारा है। तो ये कहाँ पर चलती है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में चलती है। ये बात भी सही है, लेकिन जो डी ऑप्शन है 22वें का, जो डी ऑप्शन है वो आप लोगों का गलत है और गलत ही पूछा गया है आप लोगों को कि अटलांटिक महासागर में क्या कैलिफोर्निया चलती है। ना भाई, कैलिफोर्निया चलती है प्रशांत महासागर में। कैलिफोर्निया कहाँ पर चलती है, प्रशांत महासागर में चलती है। कैलिफोर्निया की धारा कहाँ पर चलती है, प्रशांत महासागर चलती है। अटलांटिक महासागर में कनारी चलती है, उसकी जगह पर कौन सी चलती है, कनारी चलती है। तो 22वें का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23वां, क्वेश्चन नंबर 23वां है आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी धारा है, ठंडी धारा पूछिए भाई। तो ब्राजील धारा एक गर्म धारा है, अटलांटिक महासागर में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है, अटलांटिक महासागर में पाई जाती है, ये भी सही नहीं होगा। बेंगुएला धारा है, ये अटलांटिक महासागर में तो पाई जाती है लेकिन ये एक ठंडी धारा है। ठीक है, कहाँ पर चलती है, अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम की तरफ चलती है, मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है और दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा में आकर के मिल जाती है। कौन सी धारा है ये, बेंगुएला। बेंगुएला याद रखिएगा, ये ठंडी धारा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 23 का जो ऑप्शन नंबर होगा वो ऑप्शन नंबर 23 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में। ठीक है, अगुलहास धारा प्रशांत महासागर की धारा है। मेडागास्कर के आगे यहाँ पर मोजाम्बिक की धारा कहलाती है और यहाँ पर अगुलहास कहलाती है। ठीक है, ये हिंद महासागर की धारा है। ठीक है, और ये गर्म प्रकृति की है, ये याद रखिएगा। 24 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत ये 24 नहीं है, ये 28 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि वृहत ज्वार से क्या तात्पर्य है। वृहत ज्वार के बारे में पूछा है कि वृहत ज्वार का मतलब क्या होता है। वृहत ज्वार का मतलब क्या हो गया, सबसे ऊंचा ज्वार, सबसे ऊंचा ज्वार। इसका मतलब जो ज्वार है वो सबसे ऊंचा हुआ तो भाटा भी क्या होगा, सबसे नीचा होगा। इसका मतलब सबसे उच्चतम ज्वार, उच्चतम उच्च ज्वार और निम्नतम निम्न ज्वार। मतलब ज्वार भी आएगा तो उच्चतम आएगा और भाटा भी आएगा तो वो निम्नतम आएगा। इसीलिए 24 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है आप लोगों के सामने। देखिए, वायुमंडलीय तरंगों की उत्पत्ति के संबंध में सही कारण बताइए। भाई वायुमंडलीय तो तरंग, वायुमंडलीय नहीं है यार, ये महासागरीय तरंगों की उत्पत्ति के संबंध में। ठीक है, महासागरीय तरंगों की उत्पत्ति होती है और वे तरंगें उत्पन्न क्यों होती है, उनके संबंध में आप लोगों को कारण बताना है। सही कारण कौन सा है, तो पहला है वायुमंडलीय परिसंचरण एवं पवन। पवनों के कारण क्या होती है, वायुमंडल में महासागरों में क्या चलती है, तरंगे चलती है। क्या चलती है, तरंगे चलती है, लहरें चलती है परिसंचरण के कारण। दूसरा है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। जब चक्रवात आते हैं तो उनके साथ भी क्या चलती है, तरंगे चलती है। ठीक है, नेक्स्ट है चंद्रमा एवं सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण।
सूर्य क्या करता है, चंद्रमा क्या करता है, ये मान लो चंद्रमा है, ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है। चंद्रमा का प्रभाव यहाँ पर पड़ रहा है, लेकिन जब पृथ्वी घूमेगी तो चंद्रमा का प्रभाव दूसरी तरफ पड़ेगा, मतलब ये भी लहरों के रूप में चलती है। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होगी विलियम वेवेल की, उन्होंने ऐसे ही बताया था। ठीक है, कि पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं, हाँ पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं चलती है प्रोग्रेसिव वेव के कारण, पृथ्वी चलती है पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, तो ये पश्चिम की ओर चलती है ऐसे। ठीक है, ऐसे चलेगी, हाँ सही बात है। नेक्स्ट है अंतः सागरीय ज्वालामुखी एवं भूकंप। जब ज्वालामुखी फटेंगी, भूकंप आएगा तो क्या उत्पन्न होगी, सुनामी उत्पन्न होगी। और सुनामी भी एक तरह की क्या है, लहर है, तरंग है। ठीक है, और तो इसीलिए जो 25वें का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ई होगा, कि ये सभी जो हैं वे महासागरीय तरंगों की उत्पत्ति के संबंध में सही कारण है, सटीक कारण है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो गया 25वें का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से कौन सी गहरे जल की तरंग है जिसके प्रत्येक कण वृत्ताकार रूप में गतिशील होते हैं। पहली बात तो हो गई गहरे समुद्र की, पहली बात तो हो गई गहरे समुद्र की। दूसरी बात हो गई इसके कण क्या करते हैं, वृत्ताकार गति करते हैं। क्या करते हैं, वृत्ताकार रूप में गतिशील होते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये तरंग का नाम पूछा है अपन लोगों को, तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी देखिए, इसे बोलते हैं दोलन तरंग। क्या बोलते हैं, दोलन तरंग। कौन सी तरंग बोलते हैं, दोलन तरंग बोलते हैं, जो गहरे महासागर की या गहरे सागर की तरंग कहलाती है, जिसके कण वृत्ताकार रूप से गतिशील होते हैं। ये विशेषता याद रखना आप लोग दोलन तरंग की। इसके अलावा जो ऑप्शन नंबर ए है आप लोगों के सामने, वो दे रखा है कि स्थानांतरण तरंग, स्थानांतरण तरंग। अब ये स्थानांतरण तरंग होता क्या है, ये याद रखिएगा। दोलन तरंग तो हो गई गहरे पानी की, और ये जो स्थानांतरण तरंग है ये छिछले सागरों की होती है, जिनकी गहराई कम होती है। वहां पर किस प्रकार की तरंग चलती है, स्थानांतरण तरंग चलती है। और एक बात याद रखना कि ये एक श्रृंगी तरंग है, ये एक श्रृंगी तरंग है। श्रृंग कितना होता है, केवल एक ही होता है, मतलब ऊपर से लेकर के सागर के तल तक श्रृंग एक ही होगा, पूरा जल एक ही होगा, एक ही जो तरंग बनती है वहां पर। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो ये छिछले सागरों में होती है, और ये इसकी जो तरंग होती है वो सागरों के तल पर भी रगड़ खाती हुई चलती है। याद रखना इस चीज को। कौन सी तरंग, स्थानांतरण तरंग, छिछले सागरों की तरंग होती है। एक श्रृंगी तरंग बोलते हैं इसे, श्रृंग और गर्त पढ़ेंगे अभी। श्रृंगी, एक श्रृंगी तरंग होती है। श्रृंग होता है किसी भी तरंग का सबसे ऊपरी भाग, और गर्त होता है किसी भी तरंग का सबसे निचला भाग। ठीक है, आ रही है बात समझ में, एक श्रृंगी तरंग होती है। ठीक है, इसके अलावा जो ऑप्शन नंबर बी देख रखा है आप लोगों के सामने, संक्रमणीय तरंग। संक्रमणीय तरंग जो होती है वो दोलन तरंग और स्थानांतरण तरंग के मध्य में पाई जाती है। दोलन तरंग और स्थानांतरण तरंग के मध्य में पाई जाती है, इसीलिए इसे संक्रमणीय तरंग कहते हैं। इसमें दोनों की विशेषताएं होती है, दोलन तरंग की विशेषताएं भी होती है और स्थानांतरण तरंग की विशेषता भी होती है। ठीक है, आ रही है बात समझ में, ध्यान से पढ़ लेना इस चीजों को। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी है आप लोगों के सामने, दैत्याकार या रोग तरंग। इसे सुपर तरंग भी कहते हैं। रोग तरंग, दैत्याकार तरंग या सुपर तरंग भी कहते हैं। ये बहुत ऊंची ऊंची तरंगे होती है और विनाशकारी तरंगे होती हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में। इसीलिए 26वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कि गहरे सागर की तरंग कौन सी होगी, दोलन तरंग हो गई। छिछले सागर की तरंग स्थानांतरण तरंग हो गई, एक श्रृंगी तरंग कहते हैं। दैत्याकार बताई दी मैंने, इसके अलावा संक्रमणीय तरंग भी मैंने बता दी है। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी हो गया, दोलन तरंग। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 आप लोगों के सामने, ज्वार भाटा के संबंध में सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं। इस स्थिति को क्या कहते हैं, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया और पृथ्वी हो गई। ज्वार भाटा आएगा तो इस स्थिति को क्या बोलेंगे, सूर्य हो गया, ये सूर्य हो गया, ये चंद्रमा हो गया और ये पृथ्वी हो गया। ठीक है, सूर्य चंद्रमा को यहाँ मत कर देना कभी भी कि चंद्रमा यहाँ आ गया, सूर्य यहाँ आ गया, पृथ्वी आ गया, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखना। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब तीनों एक सिद्ध में हो तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, ऑप्शन में पढ़िए, सूर्य ग्रहण,
आप लोग बताइएगा मुझे, ऑप्शन कमेंट में राइट आंसर देना कि सूर्य ग्रहण कब होता है, पूर्णिमा को होता है या अमावस्या को होता है। इसके अलावा लघु ज्वार अलग चीज़ है। इसके अलावा सिजिगी, जब तीनों पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है और ये तीनों जब एक दिशा में होते हैं, एक सरल रेखा में होते हैं, तो उस स्थिति को बोलते हैं सिजगी। क्या बोलते हैं? सिजगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिजगी बोलते हैं। याद रखना है इस चीज को, ठीक है। और ये अमावस्या व पूर्णिमा को होती है। कब होती है? सिजगी की स्थिति कब उत्पन्न होती है? अमावस्या को उत्पन्न होती है और पूर्णिमा को उत्पन्न होती है। इसके अलावा एक दो चीजें होती हैं, एक तो होती है युति और एक होती है वियुति। एक तो होती है युति और एक होती है वियुति। देखो युति क्या होती है और वियुति क्या होती है। युति पढ़ते हैं पहले कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में हो, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में हो, सिजगी हो गई। लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि इस समय क्या होता है, युति के समय क्या होता है, जो चंद्रमा और सूर्य होते हैं वो पृथ्वी के एक तरफ होते हैं, एक तरफ होते हैं। पहले चंद्रमा होगा फिर सूर्य होगा, तो कौन सी स्थिति होगी? युति की स्थिति होगी। और युति की स्थिति कब होती है? ये होती है अमावस्या को। कब होती है? अमावस्या को। युति की स्थिति कब होती है? अमावस्या को, जिसमें पृथ्वी के एक तरफ होते हैं, दोनों सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक तरफ होते हैं। लेकिन जब सूर्य और चंद्रमा, ये चंद्र हो गया और ये सूर्य हो गया, इन दोनों के बीच में पृथ्वी हो, तो उस स्थिति को बोलते हैं वियुति। उस स्थिति को क्या बोलते हैं? वियुति। और ये कब होती है? ये होती है पूर्णिमा को। ये स्थिति कब होती है? पूर्णिमा को होती है। तो ये चीजें याद रखना है। इसलिए 27वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिजगी। ध्यान से समझ लेना इस चीज को, 2 बार प्ले करके देख लेना, भले ही बैक करके वापस देख लेना। क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा गारंटेड। 28वां देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28वां। क्वेश्चन नंबर 28वां देखते हैं आप लोगों के सामने। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देखिए कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत ज्वार भाटा की उत्पत्ति का नहीं है। तो पहला सिद्धांत कौन सा है? संतुलन सिद्धांत। हाँ भाई, ये जो संतुलन सिद्धांत है वो ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित है। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से संबंधित है, ठीक है। और ये कब दिया था? 1687 में दिया था। कब दिया था? 1687 में। तो ये डेट याद रखना। ऑप्शन नंबर 2 है आप लोगों के सामने, प्रगामी तरंग सिद्धांत। प्रगामी तरंग सिद्धांत ये मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। किसने दिया था? विलियम वेवेल ने दिया था। विलियम वेवेल ने दिया था, ठीक है। कब दिया था? 1833 में दिया था। ये मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। किसकी उत्पत्ति से संबंधित है? ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित है। नंबर सी है आप लोगों के सामने, स्थैतिक तरंग सिद्धांत। स्थैतिक तरंग सिद्धांत ये किसने दिया था? ये दिया था हैरिस ने। किसने दिया था? हैरिस ने दिया था। और वो कौन सा हैरिस था? R.A. हैरिस था, और दिया था 1928 में। तो ये भी संबंधित है किससे? ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 4 है आप लोगों के सामने, ऑप्शन नंबर डी, सागर नितल प्रसरण सिद्धांत, ये प्लेट टेक्टोनिक से संबंधित सिद्धांत है। महाद्वीपीय विस्थापन से संबंधित सिद्धांत है, जिसके अनुसार सागर का क्या हो रहा है? नितल प्रसरण हो रहा है। ये किसने दिया था? ये दिया था हैरी हेस महोदय ने। हैरी हेस महोदय ने दिया था 1960 के दशक में, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो 28वें का जो राइट आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर डी हो गया, कि ऑप्शन नंबर डी क्या है? ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है आप लोगों के सामने, ये रहा कि एक तरंग के उच्चतम एवं निम्नतम बिंदुओं को क्रमशः क्या कहते हैं? कोई तरंग है, ठीक है, इसका उच्चतम व निम्नतम इन बिंदुओं को क्या कहते हैं क्रम से? तो उच्चतम तो हो गया श्रृंग। क्या हो गया? श्रृंग, ठीक है, या इसे बोलते हैं शिखर, और इसे क्या बोलते हैं? गर्त, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी, ऑप्शन 29 के अंदर राइट हो जाएगा, कि उच्चतम को बोलते हैं तरंग शिखर और निम्नतम को बोलते हैं तरंग गर्त, इसीलिए ये सही हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो जगह है उच्चतम शिखर का, पहला भाग
और उच्चतम शिखर का दूसरा भाग। दो उच्चतम शिखरों के बीच जो दूरी होती है, ठीक है, जो बीच की दूरी होती है दो शिखरों के बीच या फिर दो गर्तों के बीच की जो दूरी होती है उसे बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। इसके अलावा एक होती है तरंग आवर्ती, आवर्ती फ्रीक्वेंसी, वेव फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? तो एक सेकंड के समय अंतराल में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या, ठीक है, एक निश्चित बिंदु है और इस निश्चित बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या कितनी है, ठीक है, इस निश्चित बिंदु से संख्या कितनी गुजर रही है, उन संख्या को क्या बोलते हैं? तरंग आवर्ती या वेव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो 29वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चीज़ें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा को यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से जाना जाता है? किस नाम से? यूरोप का गर्म कंबल। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, कनारी की धारा। ये तो भाई ठंडी धारा है तो गर्म कंबल कहाँ से होगी? ठीक है। नेक्स्ट है बेंगुएला की धारा। ये भी भाई ठंडी धारा है लेकिन ये यूरोप में नहीं चलती। बेंगुएला, बेंगुएला अफ्रीका के पास चलती है तो ये भी गर्म कंबल नहीं हो गया। नेक्स्ट है गल्फ स्ट्रीम की धारा। हाँ भाई, गल्फ स्ट्रीम क्या है? ये एक गर्म जल धारा है। कैसी धारा है? गर्म जल धारा है। तो उत्तरी अटलांटिक में चलती है। ठीक है, ये फ्लोरिडा की धारा के बाद में, हेटरसन थ्रिप के बाद में, ठीक है, तो वहाँ से चलती हुई ये अटलांटिक ड्रिफ्ट के नाम से फिर ये यूरोप तक जाती है। तो यूरोप में वहाँ का मौसम कैसा कर देती है? ये गर्म कर देती है। इसीलिए गल्फ स्ट्रीम को क्या कहा जाता है? यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन नंबर डी जो है ये एक प्रकार की ठंडी धारा है। ठीक है, तो 30वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, खुले समुद्र में ज्वार परिसर कितना होता है? ज्वार परिसर, रेंज। ठीक है, तो पहले ये जान लेते हैं कि परिसर होता क्या है। ये होता है उच्चतम ज्वार और निम्नतम ज्वार के बीच का अंतर होता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ये कोई दीवार है, यहाँ पर उच्चतम ज्वार आया, ठीक है, और यहाँ पर ज्वार भाटा क्या हो गया? निम्नतम हो गया। तो ये जो दूरी हो गई, ये जो बीच की दूरी हो गई, ये क्या कहलाता है? ज्वार परिसर कहलाता है। तो खुले महासागरों का ज्वार परिसर पूछा है। खुले महासागरों में कोई ऑब्स्टेकल नहीं होता, कोई भी ऐसी जगह नहीं होती जिसके सहारे लग करके और पानी ऊपर उठे। वहाँ पर पानी केवल चंद्रमा के प्रभाव से केवल मुक्त रूप से ऊपर उठता है। तो वहाँ का जो खुले महासागरों का जो परिसर होता है वो केवल 0.5 मीटर का होता है। कितने मीटर का होता है? 0.5 मीटर का होता है, क्योंकि वो खुले महासागर होते हैं। तो इसीलिए 31 का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया। विश्व का उच्चतम ज्वार कहाँ पर आता है? कनाडा की एक खाड़ी है, कनाडा की एक खाड़ी है फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी में उच्चतम ज्वार आता है। और इस फंडी की खाड़ी में जो ज्वार परिसर होता है वो 16 मीटर के पास होता है। 16 मीटर के आसपास ज्वार परिसर होता है, मतलब 16 मीटर ही ऊपर जाता है और 16 मीटर ही नीचे आता है। मतलब बीच का जो भाग हो गया उसका, ये वाला जो भाग है उच्चतम ज्वार और निम्नतम ज्वार के बीच का जो परिसर है वो कितना है? 16 मीटर का होता है। आ रही है बात समझ में? तो 31वें का ऑप्शन नंबर सी हो गया। विश्व का उच्चतम ज्वार कहाँ पर आता है? फंडी की खाड़ी, कनाडा में आता है। कौन सा हो गया था ये? 31वां हो गया। 32वां देखते हैं। 32वां देखिए, अवस्थिति के आधार पर कौन सा भिन्न है? अब भाई धाराएं दे रखी है आप लोगों को, इनकी अवस्थिति देखनी है और इनके बीच में पता लगाना है कि कौन सी धारा ऐसी है जो भिन्न है, उस जगह पर नहीं पाई जाती। तो बेंगुएला की धारा भाई अटलांटिक महासागर में, कनारी की धारा भाई अटलांटिक महासागर में, गल्फ स्ट्रीम धारा अटलांटिक महासागर में। लेकिन जो कैलिफोर्निया धारा है ये अटलांटिक महासागर में नहीं, ये प्रशांत महासागर में है। इसीलिए आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 32 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है आप लोगों के सामने, असत्य कूट की पहचान कीजिए। असत्य कूट बताना है भाई, गलत कौन सा है? तो चंद्रमा पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर होता है। उस चीज, जब चंद्रमा पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर होता है उसे बोलते हैं अपभू। और चंद्रमा जब पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक होता है उसे बोलते हैं उपभू। इसीलिए यहाँ पर दे रखा है चंद्रमा पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर, तो कौन सा ज्वार आता है?
अपभू ज्वार आता है, तो पहला ऑप्शन सही है भाई। दूसरा देखिए, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब सरल रेखा में होते हैं तब कौन सा ज्वार आता है? वृहद ज्वार आता है, तो ये बात भी सही हो गई भाई। सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से समकोण पर होते हैं तो उपभू ज्वार भाटा आता है, नहीं, ये कथन असत्य हो गया। ये कथन है कि सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से समकोण पर होते हैं तो लघु ज्वार होता है। कौन सा ज्वार होता है? लघु ज्वार होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी भी सही है, बी भी सही है, ए भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत हो गया, असत्य है। तो इसीलिए 33वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है आप लोगों के सामने। सुनामी एक असामान्य रूप से बड़ी लहर है जो कि कारण होती है। किसका कारण होती है सुनामी? एक बड़ी लहर है, उसका कारण क्या है? उस बड़ी लहर बनने का कारण क्या है? तो आप लोगों के सामने ऑप्शन नंबर ए है, भूकंप या ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो गया। 34वें का ऑप्शन नंबर क्या है? ए है कि ज्वालामुखी। सुनामी किसके कारण उत्पन्न होती है? सुनामी उत्पन्न होती है ज्वालामुखी और भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। तो 34वें का ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, गर्म हवाओं का, इसके अलावा अत्यधिक हवाओं का, गुरुत्वाकर्षण बल का, इसके अलावा ये इसका सुनामी पर कोई असर नहीं पड़ता। सुनामी उत्पन्न होती है या तो भूकंप होगा जब प्लेट एक दूसरे के टकराएंगी, या फिर कोई गैप बनेगा, या फिर ज्वालामुखी विस्फोट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किस तरंग गुण को हर्ट्ज में मापा जाता है? कि ऐसा कौन सा गुण है तरंग का जिसे हर्ट्ज में मापा जाता है? तो तरंग आवृत्ति जो होती है, तरंग आवृत्ति, ठीक है, तरंग आवृत्ति, इसे मापा जाता है किसमें? हर्ट्ज में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? हर्ट्ज में मापा जाता है। तरंग दैर्ध्य को मापा जाता है एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम में, ठीक है, एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। इसके अलावा माइक्रोमीटर, सेंटीमीटर, ये जब तरंग दैर्ध्य बड़ा हो जाता है ना तब मापा जाता है। ठीक है, तरंग को मापा जाता है एंगस्ट्रॉम में और तरंग दैर्ध्य को मापा जाता है माइक्रोमीटर में। ठीक है, आ रही है बात समझ? माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, ये होती है तरंग मापने की इकाइयाँ। ठीक है, इसके अलावा है देखिए ऑप्शन नंबर डी देखिए आप लोगों के सामने दे रखा है, तरंग समय या तरंग काल। ये काल क्या होता है? वेव पीरियड क्या होता है? एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले दो लगातार तरंग शिखरों या गर्तों के बीच का समय अंतराल। एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले दो तरंग और शिखरों के बीच का जो समय अंतराल होता है उसे ही क्या बोलते हैं? वेव पीरियड कहते हैं। वेव पीरियड कि कितने समय में वहां से एक गर्त गुजरा और वहां से एक शिखर गुजरा। उन दोनों के गर्त गुजरने का और शिखर गुजरने के बीच में जो अंतराल होता है, समय अंतराल होता है, उसे ही बोलते हैं वेव पीरियड। मान लो शिखर जो है वो 10:05 पर गुजरा और गर्त उसी जगह से, उसी बिंदु से 10:07 पर गुजरा, तो उन दोनों के बीच का जो अंतराल होगा 2 मिनट का, वही क्या कहलाएगा? वेव पीरियड कहलाएगा। तो 35वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो गया कि हर्ट्ज किस में मापा जाता है? तरंग आवर्ती को हर्ट्ज में मापा जाता है। 35वें का बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है आप लोगों के सामने, देखिएगा गौर से। वायु, धरातल एवं जल मंडल के मध्य का वह संक्रमण क्षेत्र जहां पर जीवन विद्यमान होता है क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं आप लोगों के सामने, ऑप्शन नंबर सही बताइए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का समय सही होगा, क्योंकि इसमें कौन सा मंडल? इसमें तीनों मंडल शामिल होते हैं। वायुमंडल भी शामिल होता है, जलमंडल भी शामिल होता है और स्थल मंडल भी शामिल होता है। और इन तीनों को मिलाकर के जिस स्थान पर जैविक क्रिया होती है उसे जीवमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवमंडल कहा जाता है। तो 36वें का ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आप लोगों के सामने कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? पारिस्थितिकी शब्द, इकोलॉजी, इकोलॉजी, ये पहले भी मैंने बताया था जब आप लोगों को मैंने क्वेश्चन आंसर मिक्स में करवाए थे। तो ये शब्द किसने दिया था? ये दिया था, आप लोग याद रखना, 2 चीज़ें हैं, एक तो है इकोलॉजी और एक है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम याद करने की ट्रिक बताता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है? लो और यहाँ पर क्या है? सी। तो लो से याद रखने ला लोकल, लो से क्या याद रखोगे? लोकल, और सी से याद रखोगे सिसले, सिसले। इसका मतलब लोकल का मतलब हो गया अर्नेस्ट, अर्नेस्ट हैकल।
ठीक है, ये इसके लास्ट में क्या आ रहा है, कल आ रहा है, और ये लो है, लोकल हो गया। तो इकोलॉजी शब्द किसने दिया, पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया, अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, और ये दिया था 1869 में। कब दिया था, 1869 में दिया था। इसके अलावा जो इकोसिस्टम शब्द दिया था वो दिया था एजी टेंसले ने, टेंसले। इसका लास्ट का अक्षर क्या है, स्ले। तो ये सिस्टम है, सिस्टम का सी हो गया, स्ले का ये हो गया। तो एजी टेंसले ने दिया था इकोसिस्टम या सिस्ले दिया था, इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र शब्द दिया था। और ये कब दिया था, 1935 में दिया था। कब दिया था, 1935 में दिया था। ठीक है, तो 37 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा कि पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था, वो दिया था अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में दिया था। इसलिए इसके अलावा जो ऑप्शन नंबर सी है डब्ल्यू जी मॉर्गन, वो प्लेट टेक्टोनिक्स से रिलेटेड है, और एडवर्ड स्वेस है जो पृथ्वी की आंतरिक परतों से रिलेटेड है। ठीक है, तो 37 का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है आप लोगों के सामने, जैव मंडल के संरचना में मुख्य कौन कौन से घटक शामिल है। जैव मंडल की संरचना में कौन कौन से घटक शामिल है, तो 3 घटक शामिल है, जैविक घटक, ठीक है, एक हो गया अजैविक घटक, और एक हो गया ऊर्जा घटक। ठीक है, ये तीनों जो है वो जैव मंडल की संरचना में शामिल है। तो 38 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 10-12 क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है आप लोगों के सामने, निम्न में से कौन सा अजैविक घटक है। अजैविक घटक पूछा है आप लोगों को। अजैविक घटक कौन सा होता है, जिसमें कोई जीव नहीं होता। ठीक है, तो वनस्पति में जीव होता है भाई, ये जैविक घटक है। खटमल जैविक घटक है, मेंढक जैविक घटक है, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो जैविक घटक नहीं है। वो कैसा घटक है, अजैविक घटक है। ठीक है, जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी, सूक्ष्म जीव वो होते हैं वो जैविक घटक होते हैं, बाकी जो भी चीज़ें होती है वो अजैविक घटक होते हैं। ठीक है, और सूर्य जो होता है वो ऊर्जा घटक होता है। ठीक है, तो 39वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है आप लोगों के सामने, मुख्य रूप से पारिस्थितिकी तंत्र कितने प्रकार का होता है। मुख्य रूप से पूछा गया है, वैसे तो पारिस्थितिकी तंत्र बहुत प्रकार के होते हैं। ठीक है, अपना जो पेड़ होता है वो भी एक प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है। अपना जो टंकी है, ठीक है, अपना जो पास में तालाब है, जोहड़ है, वो भी एक पारिस्थितिकी तंत्र है। लेकिन मुख्य रूप से पारिस्थितिकी तंत्र कितने प्रकार का होता है, तो मुख्य रूप से पारिस्थितिकी तंत्र 2 प्रकार का होता है। एक तो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र होता है, और एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र होता है। ठीक है, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र भी 2 भागों में बटा होता है। एक तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है, और एक होता है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। और कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र में सब पारिस्थितिकी तंत्र, जैसे अपना एक कमरा हो गया, ये कृत्रिम है। खेत हो गया, खेत याद रखना, खेत कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। इसके अलावा स्कूल हो गया, ठीक है, इसके अलावा कोई भी प्लेग्राउंड हो गया, वो एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो 2 प्रकार के मुख्य होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। इसीलिए 40वें का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है, वे जीव जो अपने आहार एवं जीवन निर्वाह के लिए दूसरे जीवित जीवों पर आश्रित रहते हैं। आश्रित रहते हैं, आश्रित की बात आ गई भाई। ठीक है भाई, आश्रित है, अपन भी आश्रित हैं। ठीक है, लेकिन कौन से जीवों पर आश्रित रहते हैं, जीवित जीवों पर। कौन से जीवों पर, जीवित जीवों पर आश्रित रहते हैं। उन जीवों को क्या बोलते हैं, तो उन जीवों को बोलते हैं, याद रखिएगा, सी, परजीवी बोलते हैं। परजीवी, पैरासाइट बोलते हैं, पैरासाइट। ठीक है, जैसे जूं हो गई, जूं है वो जीवित जीवों पर आश्रित रहती है, क्योंकि मरे हुए जीवों पर नहीं रहती, जीवित जीव है उसके सिर में चलती रहेगी। ठीक है, तो जूं क्या है, एक तरह का परजीवी है, पैरासाइट है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए देखिए, स्वपोषी। स्वपोषी वे होते हैं जो खुद पर निर्भर होते हैं, खुद बनाते हैं, खुद कमाते हैं और खुद ही खा जाते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में। जैसे पेड़ पौधे हो गए, वे खुद ही बनाते हैं और खुद ही खाते हैं। ठीक है, स्टोर करके खुद ही रखते हैं। ठीक है, तो ये स्वपोषी हो गया, खुद का भोजन खुद बनाने वाला स्वपोषी होता है। परपोषी होता है जो दूसरों पर निर्भर होता है, जिसे कोई खाना बना करके देगा कि हाँ भाई खाना खा ले, इसका मतलब वो परपोषी हो गया। ठीक है, तो अब आप देख लो कौन से हो। एक होता है परजीवी जो जीवित जीवों पर निर्भर होता है। ठीक है, एक होता है प्राणी संभोजी, होलोजोनिक। क्या होता है, होलोजोनिक। होलोजोनिक वे होते हैं जो अपना भोजन कहाँ से करते हैं, मुख से करते हैं।
जो अपना भोजन मुख से करते हैं वे होलोजोनी कहलाते हैं, जिनमें से मनुष्य, जीव जंतु हो गया। ठीक है, 41वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा कि ऐसे जीव जो जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं, आश्रित रहते हैं, परजीवी कहलाते हैं, पैरासाइट कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 है कि पारिस्थितिकी तंत्र में शैवाल का स्थान कौन सा है। शैवाल, शैवाल कहाँ पर मिलते हैं भाई? समुद्रों में मिलते हैं, पानी में मिलते हैं। वे क्या होते हैं? वे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। किसकी क्रिया करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है उसे कहते हैं उत्पादक। क्या कहते हैं? उत्पादक। क्या कहते हैं? उत्पादक। इसलिए शैवाल भी क्या हो गया? एक उत्पादक हो गया। ठीक है, प्रोड्यूसर कहलाता है, कंज्यूमर नहीं, उत्पादक हो गया। शैवाल क्या है? प्रोड्यूसर है, उत्पादक है। तो 42वें का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 42 होगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आप लोगों के सामने, यार 43 तो है ही नहीं, क्वेश्चन नंबर 44 है डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 चलो मैं देता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 43 लिखेगा आप लोग कि निम्न में से कौन सा तृतीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। तृतीयक उपभोक्ता बताना है आप लोगों को। 43 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, मैं आप लोगों को ऑप्शन देता हूँ तृतीयक उपभोक्ता कौन सा है। ठीक है, ये 44 बाद में करिएगा, पहले 43 देखते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ तृतीयक उपभोक्ता कौन सा है। ठीक है, इसके अलावा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक तो हो गया टिड्डा, ठीक है, दूसरा हो गया बकरी, तीसरे, और सी हो गया भेड़िया, और चौथा हो गया शेर। इन लोगों में से आप लोगों को यह बताना है कि तृतीयक उपभोक्ता कौन सा है। ठीक है, तो देखिए टिड्डा, टिड्डा क्या है? ये प्राथमिक उपभोक्ता है। ये क्योंकि किसका उपभोग करता है? ये उपभोग करता है, ये कंज्यूम करता है घास को। ठीक है, इसके अलावा बकरी, ये भी प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। ठीक है, भेड़िया ये द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आता है, ये बकरी को खा जाएगा। ठीक है, अब ये शेर जो होगा ये तृतीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आ जाएगा, ये भेड़िए को भी खा जाएगा भाई, ये सेकेंडरी कंज्यूमर को भी खा जाएगा कि तू भी आ जा और तू भी आ जा। ठीक है, तो ये भेड़िए को भी खा जाएगा, इसलिए शेर क्या हो गया? तृतीयक कंज्यूमर हो गया, सेकेंड टर्शियरी कंज्यूमर हो गया, तृतीयक उपभोक्ता हो गया। ठीक है, तो 24वां देखते हैं, 23वां हो गया। ठीक है, 24वां देखिए यार 43वां था वो, ये 44वां है, क्या हो रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ जो पारिस्थितिकी तंत्र वह कौन सा है? घास के मैदान। क्या पृथ्वी पर सर्वाधिक फैले हुए? ना भाई। मरुस्थल? ना भाई। तीसरा है समुद्र। समुद्र आप लोगों को पता है कि पृथ्वी पर 70% तो क्या है? जल है। ठीक है, 70% क्या है? 70% भाग पर जल है। तो सबसे ज़्यादा जो पारिस्थितिकी तंत्र होगा क्षेत्रफल पर वो भी कौन सा हो? सामुद्रिक होगा। इसलिए 44 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय पोषण स्तर में शामिल है? ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक लेवल पूछा है भाई आप लोगों को, यहाँ पर पोषण स्तर पूछा है, तो ऐसा बताना है आप लोगों को जो सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल पर शामिल हो, द्वितीयक पोषण स्तर पर शामिल हो। द्वितीयक पोषण स्तर में कौन सा आता है? तो पहले पोषण स्तर पर कौन सा आता है? पहले पोषण स्तर पर आता है उत्पादक, दूसरे पोषण स्तर पर आता है प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, तीसरे पोषण स्तर पर आता है द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है, और चौथे पोषण स्तर पर आता है तृतीयक। तो याद रखिएगा प्राथमिक पर जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो दूसरे पर आता है, द्वितीयक जो है वो तीसरे पर आता है, तृतीयक जो है वो चौथे पर आता है। उपभोक्ता की बात हो रही है, तो द्वितीयक पोषण स्तर पर कौन सा आता है? तो द्वितीयक पोषण स्तर पर है प्राथमिक उपभोक्ता। कौन है? प्राथमिक उपभोक्ता। और प्राथमिक उपभोक्ता कैसे होते हैं? वो होते हैं शाकाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता कैसे होते हैं? शाकाहारी होती है। इसलिए 45 का जो राइट आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर बी हो गया। 45 का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी हो गया, क्योंकि ये प्राथमिक उपभोक्ता और शाकाहारी है। किसको खाते हैं? शाक सब्जी को खाते हैं, उत्पादक को खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, ऐसे समझ करके चीज़ों को करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग तृतीयक उपभोक्ता है तो ये भी तीसरे नंबर पे आएगा ना भाई, ये चौथे पोषण स्तर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आप लोगों के सामने,
सामान्यतः आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती है? आहार श्रृंखला पूछी गई है भाई। आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती है? ऑप्शन देख करके बताइए आप लोग। क्या आहार श्रृंखला में 3 कड़ियाँ होती है? क्या आहार श्रृंखला में 4 होती है, 5 होती है या फिर 2 होती है? तो आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती है? 4 कड़ियाँ होती हैं। 4 कड़ियाँ कौन कौन सी है? पहली कड़ी हो गई ऊर्जा, दूसरी कड़ी हो गई उत्पादक, ठीक है, तीसरी कड़ी हो गई प्राथमिक उपभोक्ता, इसका मतलब शाकाहारी, और चौथी कड़ी हो गई द्वितीयक उपभोक्ता, मतलब मांसाहारी। अब जो भी जीव मांसाहारी के आगे जो भी जीव चलेंगे वो भी सारे मांसाहारी होंगे। क्यों? क्योंकि शाकाहारी को खाने वाला क्या होता है? मांसाहारी। और मांसाहारी को खाने वाला भी क्या शाकाहारी होता है ना, वो भी मांसाहारी होता है। तो मुख्य रूप से कितनी कड़ियाँ होती है आहार श्रृंखला में? 4 कड़ियाँ होती है। कहाँ से? ऊर्जा, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक। तो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता ना बोलकर आप लोग ऊर्जा, उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी बोल देंगे ना, तो सही होगा। ठीक है, तो 46वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन नंबर 47 आप लोगों के सामने। सामान्यतः है खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती है? भाई खाद्य श्रृंखला पूछ लिया आप लोगों को, तो खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती है? तो याद रखिएगा खाद्य श्रृंखला 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है खाद्य श्रृंखला। पहले प्रकार की जो है वो घास खाद्य श्रृंखला होगी, ग्रेजिंग, ठीक है, और दूसरी होगी वो होगी अपरद खाद्य श्रृंखला। ठीक है, पहली होगी घास खाद्य श्रृंखला, ग्रेजिंग फूड चेन, और दूसरी होगी अपरद, डेट्रिटस फूड चेन। तो यहाँ पर जो घास श्रृंखला होगी वो घास से शुरू होगी और मांसाहारी पर खत्म हो जाएगी। ठीक है, पहले घास होगी, फिर घास को खाने वाला कोई शाकाहारी जीव होगा, फिर शाकाहारी को खाने वाला कोई मांसाहारी होगा, उस मांसाहारी को खाने वाला कोई सर्वाहारी होगा, जो शाक का भोजन भी करता हो और मांस का भी भोजन करता हो। लेकिन जो अपरद जो खाद्य श्रृंखला है वो चालू होती है इन शाकाहारी जीव होते हैं ना, ये जो घास श्रृंखला होती है ना, इनके जो मृत जीव होते हैं, मृत जीव से। तो अपरद जो खाद्य श्रृंखला स्टार्ट होगी वो मृत जीव से शुरू होगी, यानी कि मृत कोई भी मृत जीव है उस पर क्या बैठेंगे? जीव बैठेंगे, कीटाणु बैठेंगे। उन कीटाणुओं को कौन खाएगा? बड़े जीव खाएंगे, मतलब बड़े छोटे छोटे जो ये अलग अलग तरह के कीट आते हैं ना, कीट पतंगे, वो खाएंगे। उन कीट पतंगों को कौन खाएगा? उन कीट पतंगों को पक्षी खाएगा। ठीक है, और फिर पक्षी को कोई बड़ा पक्षी खाएगा, फिर और कुछ खाएगा। तो अपरद जो खाद्य श्रृंखला शुरू होती है वो मृत जीवों से होती है, और घास जो खाद्य श्रृंखला होती है वो घास से शुरू होती है। ठीक आ रही है बात समझ में? तो 47वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 2 प्रकार की। 48 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, उस बायोम का नाम बताइए जिसमें कम तापमान और परमाफ्रोस्ट होता है। परमाफ्रोस्ट, ये परमाफ्रोस्ट होता क्या है ये पता लगाइए। तो परमाफ्रोस्ट होता है परमानेंटल फ्रोजन एरिया, ऐसे एरियाज जो परमानेंटली फ्रोजन है, फ्रीज हो रखे हैं, ऐसे क्षेत्र कौन से मिलते हैं? ठीक है, तो ऐसा बायोम बताइए। तो ऐसा बायोम कौन सा हो गया? टुंड्रा बायोम मिलता है, ऐसा बायोम जो परमानेंटली फ्रीज है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? जहां पर तापमान भी क्या मिलता है? कम मिलता है। तो 48वें का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मरुस्थलों में तापमान कम मिलता है, ज़्यादा मिलता है, ठीक है, ज़्यादा मिलता है। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पर परमाफ्रोस्ट नहीं मिलते। विषुवत रेखीय बायोम में तो तापमान ज़्यादा रहता है, सवाना बायोम में घासें मिलती है, परमाफ्रोस्ट नहीं रहता। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 का ए हो गया। मरुस्थलीय बायोम क्या होता है? ये मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं। इसके अलावा विषुवत रेखीय बायोम ये सर्वाधिक जैव विविधता वाले बायोम होते हैं, जहाँ पर सर्वाधिक विविधता वाले वनस्पति पाई जाती है, सर्वाधिक विविधता वाले जीव पाए जाते हैं, सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक तापमान होता है। ठीक है, सर्वाधिक जंगल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा सवाना बायोम एक घास बायोम है, उष्णकटिबंधीय घास बायोम है, जहाँ जिसे शिकार की भूमि भी कहा जाता है। ठीक है, आ रही है बात समझ? ये 48 हो गया। 49 की बात करते हैं, 49 क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर बाघ ने भेड़िए को खाया, ये बाघ हो गया भाई, ये किसे चबा गया? मुंह खोल करके भेड़िए को चबा गया। आजा भाई, भेड़िए को चबा गया, सल्टा दिया इसे। अभी इस भेड़िए ने क्या किया? जब इसे बाघ खाया ना,
तो इसने भी क्या किया, जब इसे बाघ खाया उससे पहले ये किसी मेमने को खा कर आया था। किसे खा कर आया था? मेमने को खा कर आया था। पहले मेमने को भेड़िए ने खाया, फिर भेड़िए का पेट भर गया, तंदुरुस्त हो गया, तो इसे बाघ ने सल्टा दिया। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए, क्वेश्चन पूछा गया है तो बाघ क्या है? तो ये बाघ पूछा है, तो ये बाघ क्या है? क्या बाघ उत्पादक है? नहीं भाई, उत्पादक हमेशा पादप होते हैं। क्या बाघ प्राथमिक उपभोक्ता है? ना भाई, घास कौन खाएगा? मेमना खाएगा, तो प्राथमिक उपभोक्ता तो ये हो गया। क्या बाघ द्वितीयक उपभोक्ता है? ना भाई, द्वितीयक उपभोक्ता कौन हो गया? जो प्राथमिक उपभोक्ता को सल्टाएगा, तो ये द्वितीयक हो गया। ये इसे समझा देता है। ठीक है, तो इसीलिए बाघ क्या होगा? ये तृतीयक उपभोक्ता होगा। क्यों? क्योंकि ये द्वितीयक उपभोक्ता को खा गया, इसलिए बाघ क्या हो गया? तृतीयक उपभोक्ता हो गया। ठीक है, अभी बताया था मैंने आप लोगों को उस टाइम पर। 49 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 है आप लोगों के सामने, स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र में कौन से प्रकार का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं हो सकता? कभी भी ये जो पिरामिड है वो उल्टा नहीं होता, और वो पिरामिड हो गया ऊर्जा पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं होता, क्योंकि इसमें हमेशा क्या होती है? ऊर्जा कम होती हुई जाती है। अगर यहाँ पर 100% है तो 10% का रूल लगता है, और 10% का रूल किसने बनाया था? लिंडमैन महोदय ने बताया था। किसने बताया था? लिंडमैन महोदय ने बताया था 10% का रूल। यानी कि अगर किसी एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा जाएगी तो पहले पोषण स्तर की 10% जाएगी। मतलब अगर यहाँ पर 10,000 है तो दूसरे पोषण स्तर पर जो ऊर्जा जाएगी वो इसकी 10% जाएगी, मतलब 1,000 जाएगी। फिर तीसरे पोषण स्तर पर जो ऊर्जा जाएगी वो इसकी भी 10% जाएगी, मतलब 100 जाएगी। चौथे पोषण स्तर पर वो इससे भी कम जाएगी, पांचवें पर वो इससे भी कम जाएगी। 10%। कितने परसेंट का रूल है? 10% का रूल है। इसका मतलब जो ऊर्जा पिरामिड है वो सदैव कैसा बनेगा? वो सदैव सीधा बनेगा, उल्टा नहीं होगा भाई। इसके अलावा जो संख्या पिरामिड है वो उल्टा हो सकता है, इसके अलावा जो जैव भार पिरामिड है वो उल्टा हो सकता है, लेकिन ऊर्जा पिरामिड उल्टा नहीं हो सकता। ठीक है, इसीलिए 50 का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 2-4 क्वेश्चन और है वो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, प्लैंकटन निम्न में से किस प्रकार के बायोम में मिलते हैं? किसकी बात हो रही है भाई? प्लैंकटन की बात हो रही है। ठीक है, प्लैंकटन्स की बात हो रही है, जो वनस्पति के रूप में भी मिलते हैं और छोटे छोटे जीवों के रूप में भी मिलते हैं। तो प्लैंकटन्स कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं सागरों में, महासागरों में मिलते हैं। तो किस प्रकार का बायोम हो गया? वो सागरीय बायोम हो गया। किस प्रकार का बायोम हो गया? सागरीय बायोम हो गया। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो प्लैंकटन किस प्रकार के बायोम में मिलते हैं? सागरीय बायोम में मिलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 है आप लोगों के सामने कि निम्न में से कौन सा शीतोष्ण घास जीवोम नहीं है? शीतोष्ण घास जीवोम, शीतोष्ण घास जीवोम नहीं है पूछा है। तो पहला देखिए, वेल्ड्स प्रदेश जीवोम। वेल्ड्स क्या है? ये अफ्रीका में पाए जाते हैं और ये शीतोष्ण घास के मैदान है। ठीक है, दूसरा है डाउन्स प्रदेश जीवोम। डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और ये शीतोष्ण घास प्रदेश है, तो भाई ये बात भी सही है। तीसरा है प्रेयरी प्रदेश। प्रेयरी प्रदेश पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पर पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, तो ये भी शीतोष्ण घास प्रदेश हैं। लेकिन जो 52 का जो ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, सवाना, सवाना नहीं, सूडान, सूडान घास प्रदेश, सूडान का दूसरा नाम है, सूडान घास प्रदेश का दूसरा नाम है सवाना घास प्रदेश। ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास जीवोम नहीं है, ये है उष्ण कटिबंधीय घास जीवोम। इसीलिए 52 का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53, सवाना बता दिया था मैंने आप लोगों की, बड़े शिकार की भूमि कहा जाता है सवाना बायोम को। ठीक है, वहाँ पर बड़े बड़े जिराफ मिलते हैं, शेर मिलते हैं। ठीक है, शेर भी वहीं पर मिलते हैं। तो शेर कहाँ पर मिलते हैं? सवाना बायोम में मिलते हैं। याद रखिए कि क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? कौन सा चक्र है जो जैव भू रासायनिक चक्र की गिनती में नहीं आता है? ठीक है, जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। पहला देखिए ऑक्सीजन चक्र।
ऑक्सीजन चक्र मतलब ऑक्सीजन किस प्रकार से वायुमंडल में पहुंचती है, किस प्रकार से उसे इंसान ग्रहण करता है, किस प्रकार से फिर से वो वायुमंडल में पहुंचती है, ऑक्सीजन चक्र से भाई जैव भू रासायनिक चक्र है। दूसरा है नाइट्रोजन चक्र, किस प्रकार से नाइट्रोजन वायुमंडलीय नाइट्रोजन पेड़ पौधों के काम में आती है, फिर पेड़ पौधे जब सड़ते गलते हैं तो किस प्रकार से वापस नाइट्रोजन वायुमंडल में जाती है, तो नाइट्रोजन चक्र भी जैव भू रासायनिक चक्र में आता है। लेकिन जो ओजोन चक्र है, ये ओजोन चक्र जैव भू रासायनिक चक्रों में काम में गिनती में नहीं आता। इसके अलावा कार्बन चक्र भी जैव भू रासायनिक चक्रों में आता है। कार्बन किस प्रकार से CO2 के रूप में पेड़ पौधों के अंदर आता है, फिर कार्बन बनता है, ठीक है, भोजन बनाते समय यूज करते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड का, फिर किस प्रकार से वो छड़ते गलते हैं, फिर वापस से किस प्रकार से वो जाता है, जब चलता है कार्बन जलता है तो फिर वापस से किस प्रकार CO2 वापस रिलीज होती है। तो ये कार्बन जैव भू रासायनिक चक्र में शामिल होता है, लेकिन ओजोन चक्र जो है वो जैव भू रासायनिक चक्र में शामिल नहीं है, इसलिए 53 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब है लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, लास्ट क्वेश्चन है, दो पारितंत्रों के बीच संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है। दो पारितंत्र हैं, मान लो एक तो हो गया स्थलीय पारितंत्र, ठीक है, और ये हो गया जल पारितंत्र। कौन सा हो गया, जल पारितंत्र, और ये हो गया इनका संक्रमण क्षेत्र। तो ये जो संक्रमण क्षेत्र है, इस संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की भाषा के अंदर, तो इसे बोलते हैं इकोटोन। क्या बोलते हैं, इकोटोन। यानी कि इसके अंदर इस जल वाले पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं भी मिलेंगी, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं भी मिलेंगी। एक अच्छा सा उदाहरण बताता हूं मैं इसका, मैंग्रोव वन। मैंग्रोव जो वन है वो इकोटोन के अच्छे उदाहरण है, जहां पर जल की पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं भी मिलेंगी, वहां पर स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं भी मिलेगी। क्योंकि ज्वार आता है जब पानी जल की तरफ आ जाता है, और भाटा आता है तब पानी स्थल से नीचे चला जाता है, तो दोनों प्रकार की विशेषताएं मिलती है। यानी कि ये एक प्रकार का कौन सा क्षेत्र है, संक्रमण क्षेत्र है, याद रखिएगा इस चीज को। इसके अलावा जो इकोलॉजिकल नाइच है, निश दे रखा है ऑप्शन नंबर सी, ये एक विशिष्ट पर्यावरण स्थिति होती है। विशिष्ट पर्यावरण होती है, किसी भी जीव की विशिष्ट पर्यावरण स्थिति होती है। आ रही है बात समझ में। इसका मतलब जैसे पेंगुइन है, क्या आप लोग उन्हें मरुस्थल में ला करके रख सकते हैं, क्या वो सर्वाइव कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि उनका एक विशिष्ट पर्यावरण स्थिति होती है। इसीलिए किसी भी चीज की विशिष्ट पर्यावरण स्थिति क्या कहलाती है, इकोलॉजिकल निश कहलाती है। क्या कहलाती है, इकोलॉजिकल निश कहलाती है। तो 54 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आ रही है बात समझ में। संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है, इकोटोन कहलाता है। तो ये हो गई आप लोगों की आज की क्लास। तो दोस्तों बताइएगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं और आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को आगे आने वाले जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी वीडियोज़ हैं, उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।